ये पहले से सोच के रखा था कि कहाँ कहाँ पर हमको हमला करना है और किस तरीके से पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाकर खड़ा करना है, और हमने किया। तो हमने जो जो आतंकवादियों के ठिकाने थे हमने उनके ऊपर हमला किया। जब फतेह से हमला किया तो हमने जो हमारे पास बहुत ताकतवर मिसाइलें थीं, जिसमें से ब्रह्मोस भी एक है, तो उसने हमला किया और हमने उनको लगभग हार मानने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था, डरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कोई क्रेडिबिलिटी है उन लोगों की? पाकिस्तान की कभी कोई क्रेडिबिलिटी न थी, न है, न रहेगी। इतना विध्वंसक था ये हमला पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जैसे गिड़गिड़ाते हैं उस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। जो S-400 सिस्टम है जी, जो पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, तो आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा इसको और विकसित किया जाएगा? जब मिसाइल पावर की बात आती है, मिसाइल शक्ति की बात आती है, भारत मिसाइल के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है और है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से जो बड़ा बदला लिया है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल की खूब चर्चा हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं DRDO के एक्स चीफ सुधीर मिश्रा जी, जो बताएंगे कैसे ब्रह्मोस मिसाइल गेम चेंजर साबित हुई। स्वागत है आपका सुधीर जी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। क्या क्या खूबियां हैं ब्रह्मोस मिसाइल की जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है? ब्रह्मोस मिसाइल एक यूनिवर्सल, यानी जिसको आप जमीन से, पानी से, हवा से, तीनों से उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम यूनिवर्सल मिसाइल कहते हैं। अब ये जो मिसाइल है, आप इसको जो हमारे युद्धक जलपोत होते हैं उनके ऊपर रख सकते हैं। आप इसको सबमरीन में भी, पनडुब्बी में भी लगा सकते हैं। इस मिसाइल को आप सुखोई 30 एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं, और सुखोई 30 लगाने के बाद हम सुखोई 30 से ज़मीन पर या सुखोई 30 से समुद्र में चलने वाले किसी भी दुश्मन के युद्धपोत पर, और ज़मीन से जब हम इसको उपयोग करते हैं तो ज़मीन से ज़मीन या ज़मीन से समुद्र। एक चीज की चर्चा जो खूब हो रही है, हाँ, जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, या जब पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया उसके बाद क्या उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा रोल था, और कौन से प्लेन्स फाइटर जेट से हमला किया गया? ऐसा सुना गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल कई जगह उपयोग में लाई गई है। जैसे सुखोई 30 से जो भी लैंड टारगेट्स हैं उनको एंगेज किया गया है, लेकिन दोनों की जो कैपेबिलिटी है, दोनों की जो ताकत है, चाहे वो ज़मीन से ज़मीन हो या समुद्र से ज़मीन हो, वो दोनों एक ही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ब्रह्मोस एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे हमारी वायुसेना, थल सेना और नेवी यानी तीनों सेनाएं यूज करती हैं। हाँ, तीनों सेनाएं इस मिसाइल को उपयोग में ला सकती हैं। और पाकिस्तान को बड़ा नाज है उनकी फतेह मिसाइल पर, जो एक कहा जाता है कि छोड़ी भी गई थी और जिसे हवा में ही मार गिराया गया। आपके पास क्या जानकारी है? फतेह मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल हम उनको कहते हैं जो आपने देखा होगा कि जब हम पत्थर फेंकते हैं हवा में, तो पहले तो पत्थर वो ऊपर जाता है, फिर वो पत्थर नीचे आता है। एक पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोला जैसे होता है, तो वो वैसा रास्ता होता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल को आप जैसे एयरक्राफ्ट होता है, हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज को आप तरह तरह से उड़ा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, बीच में किसी भी तरीके से। अच्छा, हवा में ही अपना रास्ता बदल सकता है, अपनी अपनी दिशा बदल सकती है ये हवा में। तो ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है। लेकिन जो पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ी थी, उसकी दिशा नहीं बदल सकते आप। एक बार आप उसने लॉन्च कर दिया आपने, तो फिर वो जाएगी और जाके सीधे जहां टारगेट है वहां गिरेगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मिसाइल दिल्ली की ओर आ रही थी, और सिरसा में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को रोक दिया। और देखिए, शुरू में तो हमारा सिर्फ ड्रोन जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन जो फतेह मिसाइल का उपयोग किया है, तो उस मिसाइल ने थोड़ा सा जो सिचुएशन है, जो उसको थोड़ा ख़राब कर दिया। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना था हमला हमारे ऊपर, क्योंकि जब उन्होंने हमला किया है तो उसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुंहतोड़ तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, इसको कहना चाहिए कि
इतना विध्वंसक था ये हमला पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जैसे गिड़गिड़ाते हैं। हमारी हिंदी पिक्चरों में जो, आपको शोले पिक्चर याद है जिसमें जब धर्मेंद्र गब्बर सिंह को मारता है और गब्बर सिंह कितना घिघिया के बोलता है कि मेरे को मत मारो मत मारो, तो भारत ने उस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो पाकिस्तान उसके बाद ही सीज फायर के लिए राजी हुआ होगा, क्योंकि अभी जो कई तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान के जो कई एयर बेस हैं, लगातार कई बड़ा नुकसान वहाँ पे पहुँचा है। तो क्या लग रहा है आपको उसी के बाद वो सीज फायर के लिए, क्योंकि सीज फायर करने के बाद भी उसने लगातार हमले जारी रखे, हाँ, क्या उनकी सेना, उनकी जो प्रधानमंत्री उनके कंट्रोल में नहीं है? अब देखिए, हम एक एक प्रश्न को एक एक बार लेते हैं। जी। आपने पूछा था कि आप जो डिस्कस कर रहे थे कि जो फतेह मिसाइल है, तो फतेह मिसाइल आई, हमारी सेना ने उसके कारण, फतेह के कारण जो है वो उनके ऊपर हमला किया। तो ये बात लगभग सच लगती है, क्योंकि जो हमारा एक मैसिव अटैक, जो हमारा एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, हमले का जवाब जो हुआ था, तो वो फतेह के बाद ही हुआ है। फतेह के बाद हम उसको एक, देखिए पूरी जो हुआ है ये कॉन्फ्लिक्ट, जो ये पिछले 3 दिन में जो हुआ है, उसको हमको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहिए। पहलगाम पर हमला हुआ, तो हमने जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, हमने उनके ऊपर हमला किया। हमने ना तो उनके मिलिट्री बेस पर हमला किया, ना ही उनके सिविलियन एरिया पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमको फिर उसके बाद जो हमला किया है, तो वो हमारे मिलिट्री जो बेसिस थे वो, और जहां आम जनता रहती थी, बल्कि हमारे मंदिर पर भी हमला किया उन्होंने, तो उसके ऊपर भी हमला किया। तो बात थोड़ी हाथ से दूर चली गई और उसके बाद उन्होंने फतेह से हमला किया। जब फतेह से हमला किया तो हमने, जो हमारे पास बहुत ताकतवर मिसाइलें थीं, जिसमें से ब्रह्मोस भी एक है, तो उसने हमला किया और हमने उनको लगभग हार मानने के लिए मजबूर कर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका से या इंग्लैंड से या उनके डीजीएमओ ने, भारत के जो डीजीएमओ हैं, उनसे मदद मांगी और कहा कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था। और वहाँ पर आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री एक बहुत कमज़ोर पोस्ट पर होते हैं और सेना ही लगभग वहाँ पर रूल करती है, उन्हीं का सारी बातें चलती हैं। तो सेना ने जब सरेंडर कर दिया, जब डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी है और हमने 2 घंटे बाद उसका जवाब दिया है, तो इससे तो हमको यही समझना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था, डरा हुआ है। और मिसाइल साइंटिस्ट होने के कारण मेरा ये विश्वास है और मेरी ये कामना भी है कि मैं हमेशा उनको डरा के ही रखूं। पाकिस्तान को डरा के रखने में ही भारत का फ़ायदा है। इसमें सर एक चीज़ ये भी देखने को मिली, जो आकाश मिसाइल सिस्टम है जी, हमारा, जो जी। मेक इन इंडिया के हथेरों ने पाकिस्तान की खूब कमर तोड़ी है इस बार। हाँ। तो इस पे क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लगभग 40 साल जुड़े रहे हैं डीआरडीओ के साथ? जी। हाँ। देखिए, भारत ने खुद मिसाइल बनाने की शुरुआत की थी 1982-1984 के लगभग, जब हमने आईजीएमडीपी प्रोग्राम शुरू किया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जिसके जो डॉक्टर कलाम ने शुरू किया था हैदराबाद में। तो इस प्रोग्राम के जरिए हमने बहुत तरीके की मिसाइलें डेवलप करी और जब करते गए उसके बाद हमने अस्त्रा मिसाइल डेवलप करी, फिर उसके बाद एलआरसेम, एमआरसेम डेवलप करी और जो उस समय की मिसाइलें थी उसमें से आकाश जो है वो एक बहुत सक्षम मिसाइल के रूप में उभर कर आई है। ये मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, इसकी रेंज है 25 किलोमीटर और ये मिसाइल भारत ने निर्यात भी करी है और ये मिसाइल हमारी भारतीय वायुसेना, थल सेना, इन दोनों के पास मौजूद है। तो इस मिसाइल को पार करना पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हमने निर्यात की है ये मिसाइल, तो जो देश इसको खरीदता है वो इस मिसाइल का कंपैरिजन करता है, इस मिसाइल के बारे में दूसरी जो मिसाइल हैं दूसरे देशों की, उनके साथ तुलना करता है कि ये मिसाइल कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है। तो उन्होंने तुलना की और तुलना करने के बाद उन्होंने देखा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल है, तो उन्होंने इसको ख़रीदा और ये मिसाइल जो है 25 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी हवाई जहाज़ को, यूएवी को
यूएवी तो बहुत छोटा होता है, तो मैं बड़े यूएवी की बात कर रहा हूँ जो मतलब मेल और हेल होते हैं। मेल यानी कि जो मीडियम एल्टीट्यूड या हाई एल्टीट्यूड जो ड्रोन होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, उनको उनके लिए काफ़ी घातक है और उनको ये ला सकती है ज़मीन पर। तो ये बहुत अच्छी मिसाइल है आकाश। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था ध्वस्त। भारत की सेना ने। तो आपको क्या लगता है कि पूरी तैयारी थी, इतने सालों से हम लोग कई एक्सरसाइजेस करते हैं, तो क्या इसका फ़ायदा हमें खूब मिला? क्योंकि निशाना बहुत सटीक था। एयरफोर्स ने खुद कहा है कि जो प्लान किया गया था कि जहाँ जहाँ आतंकी ठिकाने हैं, और उस प्लान पर पूरा टारगेट हिट किया गया है। तो इस पर क्या लगता है आपको कि इसी के चलते पाकिस्तान में खूब खौफ का माहौल रहा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब पीस टाइम होता है, जब शांति काल होता है, तो हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं अलग-अलग देशों के साथ मिलके। हम बहुत सारे गेम भी प्लान करते हैं, खेल। एक जो कंप्यूटर गेमिंग होती है, वो भी हम करते हैं। गेमिंग करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, ये देखने के लिए कि हम कहाँ हैं और हमारे जो दुश्मन हैं, दुश्मन देश, वो कहाँ पर हैं। तो हमने जब भी गेमिंग की है, हमने जब भी सिमुलेशन किया है, या हमने जब भी दूसरे देशों के साथ मिलके ये एक्सरसाइजेस की हैं, तो हमने देखा है कि हम हर बार लगभग जीते हैं। और इस बार हमारी सेनाओं ने ये पहले से सोच के रखा था कि कहाँ-कहाँ पर हमको हमला करना है और किस तरीके से पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाकर खड़ा करना है, और हमने किया। ये पूरी तरीके से किया। तभी तो 3 दिन में हमारे लिए भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। हमारे लिए लड़ना एक बहुत आसान बात है, हम सालों लड़ सकते हैं। लेकिन एक गरीब देश पाकिस्तान, जिसके पास रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए तो 2-3 दिन लड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। आपने मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी का जिक्र किया। जी। एक ऐसे साइंटिस्ट पूरी दुनिया जिनके काम का लोहा मानती है। आपने क्या क्या सीखा? आप कहते हैं कि आपको उन्होंने भर्ती किया था, क्या क्या कलाम जी के बारे में कुछ ऐसी यादें या कुछ किस्सा आप सुनाना चाहें दर्शकों को? हाँ, अ, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस जन्म में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के साथ काम करने का मौका मिला। वो एक ऐसा व्यक्तित्व, मैं थे शब्द नहीं यूज़ करूँगा, चूँकि हम सभी लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो हम लोग पाते हैं कि आज भी वो हमारे बीच हैं। तो हमने डॉक्टर कलाम साहब से जो सीखा, वो सिर्फ़ तकनीकी नहीं था, बल्कि उसमें से बहुत सारा मानवीय था कि किस तरीके से टीम बनाना, किस तरीके से हमको दूसरों के साथ काम करना, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आपको याद होगा कि 1990s में 1980 और 90 के दशक में हमको जितने भी देश थे वो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देते थे, डिनाई करते थे, क्योंकि हमने आपको याद होगा कि हमने वो बुद्धा 1 बुद्धा 2 वो किया था, तो इस कारण वो टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। तो वो हम सभी लोगों को चैलेंज करते थे कि एक तरीके से चैलेंज देते थे कि ये बनाना है, और अगर तुम इसको बना लोगे तो तुम दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाने जाओगे। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि भारत में बहुत सारे जिन कॉलेजेस के साथ हमारे कोऑपरेशन थे, बहुत सारे आईआईटीज़ के जिनके साथ हम काम करते थे, बहुत सारे सीएसआईआर की लैब्स हैं जिनके साथ काम करते थे, आईएससी बैंगलोर है जिनके साथ काम करते थे, डीआरडीओ की और भी लैब्स हैं जो काम करती थी। वो सब डॉक्टर कलाम से मोटिवेटेड रहती थी, उनकी लीडरशिप से मोटिवेटेड होती थी। उनकी जो मैनेजमेंट स्टाइल है, उनका जो रिव्यू करने का तरीका है, उन्होंने एक जो मैट्रिक्स मैनेजमेंट होता है कि हमने 5 प्रोजेक्ट किए थे। देखिए, उस लैबोरेटरी ने कभी 1 प्रोजेक्ट भी नहीं किया था सफलतम प्रोजेक्ट, और उस लैब को 5 प्रोजेक्ट मिले थे एक साथ काम करने के, उतना ही मैन पावर था, उससे ज़्यादा लोग नहीं थे। उस स्थिति में किस तरीके से पाँचों प्रोजेक्ट को सफल बनाना, और किस तरीके से ये देखना कि हर व्यक्ति, हर इंजीनियर, हर वैज्ञानिक, हर टेक्नीशियन अपनी बेस्ट, अपना सबसे अच्छा इस मिसाइल प्रोग्राम के लिए दे सके, तो वो डॉक्टर कलाम ने हमको सिखाया। और जहाँ तक कहानियों की बात है, तो कहानियाँ तो इतनी सारी हैं कि कुछ मत पूछिए। कुछ आपको उन्होंने कभी प्रेरित किया हो, प्रभावित किया हो किसी चीज़ के लिए? डॉक्टर कलाम ने एक जगह मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं युवा था काफ़ी, तो जब
साढ़े 21 साल का था, 22 साल का था, 21-22 साल का था जब कलाम साहब, तो उस समय काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं ज़िंदगी के बारे में। हमको पूरा फ़लसफ़ा नहीं मालूम होता, हम हर चीज़ को बहुत इनोसेंट, बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। तो एक बार मैंने डॉक्टर कलाम से कहा कि सर, हम लोग डिफेंस पे इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? हमको शिक्षा पर, साहित्य पर, हमको खेलों पर, उन सब जगहों पर पैसा खर्च करना चाहिए, और ये डिफेंस तो तब व्यर्थ, सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम को बात करेंगे हम लोग। तो शाम को बात करने का कारण ये था कि शाम को हम लोगों के साथ खाना खाते थे, क्योंकि वो भी बैचलर थे, उन्होंने शादी नहीं करी थी, हम लोग भी बैचलर थे। तो हम सब लोग एक जगह मिलके खाना खाते, जो खाना कलाम साहब खाते थे वही खाना हम लोग भी खाते थे। तो खाना खाते समय उन्होंने मेरे से कहा कि अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने का समय आ गया है, आओ बात करो। तो उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस है जिसकी मीनिंग बहुत बड़ी किताब में भी लिखी जा सकती है, वो है स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर भारत ताकतवर होगा, अगर भारत शक्तिशाली होगा, तो दुनिया के अन्य देश भारत की इज्जत करेंगे, भारत की सराहना करेंगे, भारत से सीखेंगे। अगर तुम कमज़ोर हो, तो कमज़ोर व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है। हम सबको मिलके भारत को ताकतवर बनाना है। तो जो भारत को ताकतवर बनाने की उन्होंने हमें प्रेरणा दी, उन्होंने जो हमको तरीका सिखाया, और जो ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अगर शक्तिशाली हो तो शक्तिशाली लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो उस बात ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज तक ये मेरी कोशिश है कि भारत ताकतवर बने। किस तरीके से ताकतवर बने? शिक्षा में ताकतवर बने, खेलों में ताकतवर बने, डिफेंस में ताकतवर बने, हर जगह भारत को शक्तिशाली बनना चाहिए। तो ये डॉक्टर कलाम ने सिखाया। भारत के जो एक चीज़ और है, जो स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है जी, इसकी रेंज क्या होगी? दूसरा, अटल जी कहा करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री, कि हमारे जो हथियार होने चाहिए वो चीन को ध्यान में रख के बनाते हैं हम लोग, या बनाने चाहिए। तो ज़्यादातर जो बनाई जाती हैं मिसाइल्स, क्या चीन को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं? क्योंकि वो कहते थे कि चीन असली दुश्मन है, पाकिस्तान एक मोहरा है। तो आपको क्या लगता है? देखिए क्या होता है, जो भी हथियार बनाए जाते हैं तो सबसे पहले उनके जो स्पेसिफिकेशन है वो डिसाइड करते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं यूज़र, जो हमारे उपयोग करता है, जैसे भारतीय थल सेना, नभ सेना और जल सेना। तो इन तीनों सेनाओं के पास अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और उनके पास एक समय सीमा होती है कि 5 साल में हमको ये चीज़ चाहिए, 10 साल में कुछ और चाहिए, 15 साल में कुछ और चाहिए। तो हम जब कोई भी हथियार बनाते हैं तो उस सीमा को, उस स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख के बनाते हैं। दुश्मन मुल्कों को भी ध्यान में रख के बनाई जाती है। हाँ, तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी सेनाएं हैं, तो वो हमारे जितने भी उनके दुश्मन हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, और भी जो संभव हो सकते हैं आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो उन सब के बारे में सोच के बनाती हैं। ये एक विजन डॉक्यूमेंट होता है उनका, जिसको ध्यान में रख के वो बताते हैं कि आप ऐसा 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 करना है हमको। जो ये लखनऊ वाली यूनिट है जी, उसमें नए तरीके की ब्रह्मोस बनाई जा रही है, वो कैसे पहले वाली ब्रह्मोस मिसाइल से अलग है? लखनऊ में 2 तरीके की मिसाइल बनाई जा रही हैं। एक तो है जो हमारी ब्रह्मोस, जो हम हमेशा बना ही रहे हैं, और हमारे जो उपयोगकर्ता हैं उनकी जो डिमांड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा बढ़ गई है। तो एक तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और दूसरा एक ब्रह्मोस एनजी है, नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, ये आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करेगी, और इसकी रेंज और कैपेबिलिटी, यानी कि सीमा और शक्ति, दोनों जो है, जो हम मेन ब्रह्मोस बना रहे हैं उसके समान होगी। और ये मिसाइल चूँकि छोटी होगी, तो हम इसको सुखोई 30 में या किसी और एयरक्राफ्ट में, जैसे तेजस है, तो इसमें हम इसको ज़्यादा संख्या में लगा सकते हैं। क्योंकि अभी जो है हम सिर्फ 1 मिसाइल लगा पाते हैं, हम शायद 5 मिसाइल लगा पाएंगे सुखोई 30 में, वेट कम करने से। और इसी प्रकार हमारे जो युद्धक जलपोत हैं,
शिप्स जो हैं, वॉरशिप्स हैं, तो हम वॉरशिप्स में भी ज़्यादा संख्या में मिसाइल लगा पाएंगे। जहाँ पर हम 16 लगा पाते थे, अब शायद हम वहाँ पे 40 लगा पाएंगे, क्योंकि साइज़ छोटा साइज़ हो गया है, कम हो गया। पनडुब्बी में भी सेम, पनडुब्बी में भी ऐसा ही हो सकता है। हम इसको थल सेना में भी ऐसे ही कर सकते हैं कि उसकी जिसके ऊपर हम लेके जाते हैं लॉन्चर, तो लॉन्चर में भी 3 मिसाइल लगते हैं। तो इसके बाद हम हो सकता है 10 मिसाइल लगा पाएँ, हो सकता है 12 मिसाइल लगा पाएँ, या हो सकता है 16 मिसाइल लगा पाएँ, थोड़ा लंबा ट्रेलर करके। तो जो हमारी जो संभावनाएं हैं वो बहुत सारी हैं इस मिसाइल के द्वारा। कहते हैं कि जो पाकिस्तान और चीन है, भारत की जो नेवी है उसकी ताकत से काफ़ी मतलब उनको पता है कि ये बहुत बड़ी ताकत है नेवी की। जैसे आपने कहा कि ब्रह्मोस उनमें फिट हो सकती है और ज़्यादा फ्यूचर में जब उसका वेट कम करेंगे तो और ज़्यादा हो सकती है। तो जो हमारी पनडुब्बियाँ रहती हैं, जो हमारे वॉरशिप्स हैं जी, तो क्या इस बार पूरी तरह तैयार थे? मौका तो सबको मिला है। मौका सबको मिला मौका सबको मिला है, और लेकिन जो रोल होता है वो अलग अलग होता है। तो हमारी जल सेना के पास सिर्फ वॉरशिप्स नहीं है, उनके पास सबमरीन भी हैं। तो जब आप कोई भी युद्ध लड़ते हैं तो आप अपने दुश्मन को वायु, जमीन या पानी, तीनों का उपयोग करने से रोकते हैं। तो हमारे पास जो सबमरीन है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा गेस कर सकता हूँ कि हमारी सबमरीन ने जाके जरूर उनके जो समुद्र के जरिए उनके जो वॉरशिप्स हैं उनको रोका होगा, ब्लॉक किया होगा। तो हम बेसिकली ब्लॉक करते हैं, तो हमने ब्लॉक किया होगा। और वायुसेना ने तो ब्लॉक किया ही किया, जो एयर स्पेस था उसको डिनाई किया, उनको नहीं उपयोग करने दिया। थल सेना ने भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो तीनों सेनाएं मिल के काम करती हैं हमेशा। जरूर होगा रोल, होगा रोल होगा। और भारतीय जल सेना पूरी दुनिया में एक बहुत ताकतवर जल सेना है। और भारत की हमेशा एक स्ट्रेटजी रही है कि हम शांति से रहना चाहते हैं। शांति से रहने का एक कारण है, हम चाहते हैं कि हमारे जो देश के जितने भी लोग हैं ये सुखी रहें, समृद्ध रहें, और हम तरक्की करें, आगे बढ़ें। और इसके लिए हम पीस चाहते हैं, और भारत को एक स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई असुरक्षा की भावना भी ना आने पाए। तो इसलिए कह सकते हैं आप कि जल सेना बहुत ताकतवर जल सेना है, बहुत ताकतवर है। जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि जी उन्होंने हमारे कई ऐसे सेंटर्स था उसको नुकसान पहुंचाया है, हालांकि ऐसी तस्वीरें दुनिया ने देखी नहीं है। वो तो अपनी एक वीडियो गेम को ही उनके मंत्री कह देते हैं कि सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा था। तो आपको क्या लगता है कि कोई क्रेडिबिलिटी है उन लोगों की? कोई पाकिस्तान की कभी कोई क्रेडिबिलिटी न थी, न है, न रहेगी। जब तक लोकतंत्र वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली एस्टेब्लिश नहीं होता है, और जब तक उनकी आर्मी अपनी बैरिक्स में वापस नहीं जाती है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा ये लालच कि वो देश के ऊपर शासन करेंगे। तो तब तक वहाँ पर अशांति रहेगी और उनकी प्रगति नहीं हो सकती है। अच्छा, एक सवाल और है, चूँकि आप DRDO से जुड़े रहे, जो S-400 सिस्टम है जी, इस बार उसने जो पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, तो आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा इसको और विकसित किया जाएगा? हाँ, भारत, जब मिसाइल पावर की बात आती है, मिसाइल शक्ति की बात आती है, भारत मिसाइल के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है और है। और हम किसी भी प्रकार की मिसाइल बना सकते हैं। जहाँ तक बात है S-400 की, तो S-400 एक रशियन सिस्टम है, जिसको हमने, ये जो पाकिस्तान की मिसाइल दिल्ली की ओर आ रही थी फतेह 2, तो फतेह 2 को गिराने में, उसको ख़त्म करने के लिए किया था। और भारत के अपने प्रोग्राम्स हैं जो S-400 के समान ही हैं, और हम अपना जो इंडिजिनस सिस्टम है, जो हमारा अपना सिस्टम है, वो भी हम बना के थोड़े दिन में ले आएंगे देश में। साइंटिस्ट हैं जैसे आप बता रहे हैं, पूरी दुनिया में अब उनकी बहुत इज्जत है जी, एक से एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग पूरा कर रहे हैं और बहुत ही कम खर्च में पूरा किया जाता है।
आपको लगता है कि बाकी दुनिया के साइंटिस्ट से कैसे वो अलग है और क्या सीखना चाहिए बाकी दुनिया को भारत के साइंटिस्ट से, क्योंकि आप खुद साइंटिस्ट रहे हैं? हाँ, आपका ये प्रश्न बहुत नया है और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, भारत एक ऐसा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो यूनिट लगाई गई है, आपको क्या लगता है कैसे उत्तर भारत को चुना गया ब्रह्मोस के लिए, नए यूनिट के लिए? हाँ, इसके कई कारण हैं। हमारी जो सेनाएं हैं उनको ज़्यादा मिसाइल चाहिए थी और ज़्यादा मिसाइल चाहने के लिए जो हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी उपलब्धता है प्रोडक्शन करने की, वो कम हो रही थी। तो हमने सोचा कि एक नई यूनिट बनाते हैं। तो ऐसे ही बातों में लखनऊ का ज़िक्र आया कि लखनऊ में गवर्नमेंट ने यूपी डिफेंस कॉरिडोर बनाया हुआ है, तो इस डिफेंस कॉरिडोर को जाके क्यों ना देखा जाए। तो हम लोग वहाँ पर गए, हमारी टीम गई। टीम ने जाने के बाद लखनऊ का पूरा जगह सर्वे किया, वो जो इधर उधर उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है। सबसे पहला कारण ये था कि लखनऊ में लखनऊ आईआईटी कानपुर के पास है, वहाँ पर अपना आईआईएम लखनऊ है। इसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई या कहीं और काम करने के लिए। तो हमने कहा क्यों ना अगर यहाँ खोलेंगे हम, तो यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं, जो बेस्ट माइंड्स हैं, उनको यहीं जॉब मिल जाएगा, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा लखनऊ में काफ़ी शांति है, एक नफासत है, एक काफ़ी एक डेवलपिंग सिटी है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बन रहा है। और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम सिटी के अंदर जो है हमको करीबन 200 एकड़ ज़मीन मिलने की संभावना थी, मिल जाएगी। और उसके बाद लखनऊ कनेक्टेड है पूरे भारत से और हमारे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या लखनऊ में हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा हमारे साथ काम करने का। लखनऊ हमारे जो रक्षा मंत्री हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और हमें विश्वास था, क्योंकि इस समय भारत में ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल काम है। कहीं भी आप जाइए 100, 200, 300 एकड़ ज़मीन नहीं मिल पाती शहर के अंदर। तो हमको ऐसा लगा कि चूँकि रक्षा मंत्री हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो योगी जी को कहेंगे और हमको ज़मीन तुरंत मिल जाएगी। तो एक प्रकार से उनका भी सपोर्ट था हमको ज़मीन दिलाने के लिए। तो इसमें जो आपको लखनऊ में जो नई यूनिट लग रही है ब्रह्मोस की, इसमें जो सीएम योगी आदित्यनाथ थे वो कितने उत्सुक थे और उनका क्या रोल था इसमें? मैं बहुत सारे राजनीतिज्ञ से मिला हूँ, लेकिन जो योगी जी ने जिस तरह से हमको बढ़ावा दिया, मैंने शाम को फ़ोन किया कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ और मुझे बताया गया कि आप आ जाइए। और सवेरे 6 बजे मैं मुख्यमंत्री जी से मिल रहा था और उन्होंने अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवस्थी जी को अपने पास बुला के रखा हुआ था और उन्होंने मुझे, अवस्थी जी ने मुझे लेके गए और लखनऊ के अंदर उन्होंने मुझे ज़मीन दिखाई और उन्होंने सारे जितने भी ज़मीन से संबंधित लोग हैं, कलेक्टर, फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे लैंड के, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इंडस्ट्री के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फिनांस के, उन सबको बुला के रखा हुआ था वहाँ पर। और उन्होंने सबने कहा कि आप ज़मीन डिसाइड कर लीजिए, हम आपको 1 हफ्ते के अंदर ज़मीन दे देंगे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ये कौन से सन की बात है? 2021 की, 21 की, अगस्त 2021 की बात है, 2021। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ज़मीन दिला देंगे। मैं लौट के आया, लौट के फिर मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, योगी जी से, और उनको बताया कि मुझे ज़मीन पसंद है, लेकिन एक प्रश्न है कि चूँकि ये ज़मीन राज्य सरकार से केंद्र सरकार को जाएगी, अतः हमको सिर्फ 100 रुपये में 200 एकड़ ज़मीन दी जाए। और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ ठीक है, हम आपको 100 रुपये में देंगे। 100 रुपये में 200 एकड़ ज़मीन लखनऊ के अंदर मिलना एक असंभव, ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि आप देश सेवा के लिए काम कर रहे थे तो ये बात आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और योगी जी ने जो चीज़ें सपने में भी संभव नहीं हैं, वो उन्होंने करके दिखा दी। उन्होंने कहा कि तुमको 1 हफ्ते के अंदर ज़मीन मिल जाएगी, और हमको 1 हफ्ते के अंदर ज़मीन मिल गई। और उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। 3 साल में हमारी नई यूनिट वहाँ पर तैयार हो गई और इससे ना उत्तर प्रदेश को भी काफ़ी लाभ होगा। सबसे पहला कि वहाँ के लोगों को, युवाओं को, युवतियों को वहाँ पर नौकरी मिलेगी। एक मैन्युफैक्चरिंग जॉब कम से कम, भी निकलेंगे वहाँ से। अब कई साइंटिस्ट भी निकलेंगे उत्तर प्रदेश से। एक मैन्युफैक्चरिंग जॉब
ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो 20 और लोगों को वो जॉब मुहैया कराता है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हमारे वहाँ पे 400 के लगभग लोग रहेंगे, तो 400 के लोग वहाँ पर कम से कम 8,000 10,000 लोगों को और जॉब देंगे। उसके अलावा दूसरा एक फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे वेंडर है, जो हमारे सप्लाई चेन है, तो वो मूव होगी, वो आएगी उत्तर प्रदेश में, जो डिफेंस कॉरिडोर में आएगी। क्योंकि उनके लिए भी ये आसान हो जाता है कि वो पास में रह के और हमारी चीज़ों को सप्लाई कर सकें। तो जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 के वेंडर हैं, वो भी आएंगे। तीसरा जो फ़ायदा होगा कि जो जीएसटी होता है, तो राज्य सरकार को जीएसटी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। और ब्रह्मोस एरोस्पेस तकरीबन 4,500 करोड़ की कंपनी है। तो 4,500 करोड़ की कंपनी है, तो काफ़ी जीएसटी देती है ये कंपनी। तो उसका लाभ उत्तर प्रदेश सरकार को होगा। इसके बाद जो योगी जी का एक सपना है कि $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश होना चाहिए, तो $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश के ड्रीम में ब्रह्मोस भी अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। अच्छा, तो एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, कोई स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, वो साइंटिस्ट बनना चाहे, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। भारत में वैज्ञानिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, वैज्ञानिक बनने के कई तरीके होते हैं। एक तो वैज्ञानिक पद होता है कि आप साइंटिस्ट हैं। दूसरा होता है कि वैज्ञानिक उत्सुकता, कि आपके अंदर एक उत्सुकता रहनी चाहिए, क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। और ये जो क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है, ये सिर्फ साइंस के लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये हर युवा के अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो उत्सुक हो जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, और ऐसा कैसे नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ को हम और किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो उत्सुकता वाली बात है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश के जो युवक युवतियां हैं, उनको ज़रूर क्यूरियोसिटी होगी और वो ज़रूर वैज्ञानिक बनना चाहेंगे। और वैज्ञानिक बनने के लिए डीआरडीओ बहुत सारा प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन इस तरीके से देता है कि हम उनको जो समर इंटर्नशिप होती है, गर्मियों की छुट्टियों में जो 1-2 महीने का वो काम करना चाहते हैं, तो डीआरडीओ उनको प्रोवाइड करता है, वो उनको देता है। अगर वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान उनको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, तो हम वो भी उनको प्रोजेक्ट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और इन चीज़ों के अलावा अगर वो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक पद बनना चाहते हैं, तो हमारी एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं और एक पक्के वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन उत्सुकता जो है युवाओं में हमेशा रहनी चाहिए, चाहे वो पद हो या ना हो। ऐसा देश है कि जहाँ पर हमारी एक तो जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, 140 करोड़ है के लगभग है, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं। तो एक सीमा में रहते हुए और चंद्रमा तक पहुंचना, सीमा में रहते हुए मंगलयान तक भेजना, और सीमाओं में रहते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाना, जैसे अग्नि मिसाइल बनाना, दुनिया की बेहतरीन मिसाइलें बनाना, दुनिया के बेहतरीन हवाई जहाज बनाना, टैंक बनाना, किस तरीके से संभव हो सकता है जब आपके रिसोर्सेस कम हैं। तो जो मानव जाति होती है, इसकी एक बहुत बड़ी खास बात होती है कि वो चीज़ें बहुत जल्दी सीखती है। एडॉप्टेशन जो होता है, चीज़ों को सीखने का जो एक तरीका होता है, बहुत जल्दी होता है। तो हमारे जनसंख्या के कारण और हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, जो हम बनना चाहते थे, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनता है। वो बनते हैं हमारे भारत के वैज्ञानिक, और वो कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे में, कम से कम तरीके से, कम से कम खर्च करके और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना है। तो आप देखो, हमारे जो मून मिशन था, सबसे सस्ता था। हमारी जो इनफैक्ट हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये भी दुनिया का सबसे सस्ता प्रोग्राम है। और जिन मिसाइल्स के लिए लोग बिलियंस ऑफ डॉलर, हजारों करोड़ मांगते थे, वो हम बहुत सस्ते में बना लेते हैं। तो भारत का जो भविष्य है, वो बहुत उज्जवल है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में। और इन सब के अलावा एक जो बात है, वो है कि हम लगभग 700-800 सालों से कहना चाहिए स्वतंत्र नहीं थे,
स्वतंत्र तरीके से सोच नहीं पाते थे, स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाते थे। तो जो हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली थी वो भी ख़त्म हो गई थी लगभग, और हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। और अगर आप देखेंगे तो भारत में शिक्षा का महत्व हमेशा रहा है, शुरू से रहा है। हमारे जो वेद, उसमें विज्ञान को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो उन सब चीज़ों के कारण हमको ये पिछले 75 सालों में ये मौका मिला कि हम जो है शिक्षा को एक माध्यम बनाकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ें, और वो हमने किया। तो जो हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है, हमारे सोचने का जो तरीका है, वो एक शिक्षा के द्वारा चालित है, एजुकेशन ड्रिवन है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, नंबर 1 रहेंगे, ये तो एक होना ही था। ये तो संभव शुरू में पहले था, लेकिन अब तो होना ही था, जो हो गया। तो आज के पॉडकास्ट में सुधीर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि जो भारत की मिसाइलें हैं, कैसे दुनिया में सबसे ताकतवर मिसाइलें हैं और कैसे आने वाले कुछ सालों में भारत सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। इन्होंने कई चीज़ें और बताई हमें कि कैसे लखनऊ में जो ब्रह्मोस की नई यूनिट लगाई गई है, उसके पीछे की कहानी क्या थी, इनसाइड स्टोरी क्या थी, और इनका करियर कैसा रहा, कैसे अब्दुल कलाम ने इनको प्रेरित किया, और कैसे भारत में कोई स्टूडेंट अगर साइंटिस्ट बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिए और खूब दर्शकों तक पहुँचाइए, ताकि हम आपसे दोबारा जुड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।